अगर ये पता चल जाए, पॉलिटिशियन हो कोई भी हो, कि आप एक ईमानदार आदमी हो, कि आप लॉ के अलावा और कुछ नहीं मानते हैं आप, है ना? तब कोई पॉलिटिशियन हो, कोई इन्फ्लुएंशियल ऑफिसर हो, कोई आपको मुसीबत में डालेगा ही नहीं। कोई पर्टिकुलर पोस्टिंग के लिए आपका इतना आकांक्षा ना हो, तो आपको कोई दबाव में ला नहीं पाएगा। 1985 में आईपीएस में ज्वाइन कर दिया था, जब मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया था। पुलिस का जिंदगी के ऊपर थोड़ा कुछ कम ही लिखा हूँ मैं। 36 इयर्स पुलिस में रहा हूँ, है ना, लेकिन कम लिखा हूँ। आपका जो याद रहते हैं, आपका जो मेमोरीज होते हैं, वो इतना वैल्यूएबल है कि वो आपको पैसा का हिसाब से नोबडी कैन कंपेयर इट, है ना। असम साहित्य सभा में आने के बाद हमने कोशिश किया कि दूसरों भाषा की किताब हमारे असमिया में आना चाहिए, है ना, और असमिया का किताब भी दूसरों भाषा के। उड़िया जो ज्ञानपीठ अवार्डी है ना, उनका भी किताब हमने असमिया में लाया। देन भूपेन हजारिका का करीब 90 सॉन्ग्स, 90 गाना हमने मणिपुरी भाषा में ट्रांसलेट किया। तो ये जो विभिन्न भाषा है इंडिया, भारत में जितना भारतीय लैंग्वेजेस है, सब में मेरे ख्याल से एक्चुअली अनुवाद के हिसाब से, है ना, एक भाषा से वो दूसरा भाषा जाने से एक ब्रिज जैसा बन जाएगा, तभी तो एक्सचेंज होगा। भारत में भी हमारा जितना भाषाएं हैं, वो लैंग्वेज सब डेवलप करके वो हमारा देश को महान बना सकते हैं, और बड़ा कल्चरली और फेमस बना सकते हैं। उसका ये नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं कंपटीशन, इट शुड बी कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन करके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जितने बड़े बड़े साहित्यकार हैं दुनिया में, जैसे नोबेल प्राइज अवार्डी जितना है साहित्य, टोनी मॉरिसन हो, है ना, ठगियो हो, अभी केनिया के जो ध्यान दो इनका, तो उन लोगों ने जो साहित्य सृष्टि किया है ना, वो साहित्य उनका अपना कंट्री का बाउंड्री के अंदर नहीं है। वो जो वैल्यू लिखा है उसमें, जितना प्रमूल्य बोध उसमें है, वो वगैरह तो सारी दुनिया का सभी लोगों के लिए है। तो मेरे ख्याल से कोई बाउंड्री किसी क्रिएटिव आइडियाज को रोक नहीं पाएगा। असम के बाहर के लोगों को थोड़ा सा आकांक्षाएं होंगे कि हम ये ऐसा एक क्लासिकल लैंग्वेज की किताब पढ़े। साहित्य का जितना फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, जहाँ पे मतलब असमिया लड़कियाँ जा सकते हो, जाके असम के बारे में उन लोगों को बोले कि इस ढंग की साहित्य हमारा चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक। यह कार्यक्रम है बातें मुलाकातें। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज साहित्य तक के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कुला सैकिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कुला सर साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखक हैं। असमिया के बहुत ही प्रतिष्ठित लेखक के रूप में आपकी व्याप्ति रही है, आपका काम रहा है। 2 दर्जन से अधिक, 25 से अधिक कहानी संग्रह, 6 से अधिक नाटक और उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। अंग्रेजी, हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में भी आपकी कृतियों का अनुवाद हो चुका है। आप देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्थाओं में से एक असम साहित्य सभा के पदाधिकारी भी रह चुके हैं, अधिकारी भी रह चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आप उन गिनती के साहित्यकारों में हैं जिनके प्रयास से असमिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। इसके अलावा आपका एक अलग परिचय, अन्य परिचय यह है कि आप असम में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के रूप में लगभग 3.5 दशक से अधिक समय तक असम में आपने सेवा की, पुलिस सेवा के अधिकारी के रूप में, और वहाँ के महानिदेशक भी रहे, असम के महानिदेशक भी रहे। तो कुला सर से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आपकी जो अब तक की जीवन यात्रा है, उसमें आपने कहाँ-कहाँ, कैसे, क्या कुछ किया और साहित्य से आपकी रुझान कैसे बनी,
अ, आपकी जो पढ़ाई-लिखाई थी आपने इकोनॉमिक्स से यहाँ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की। इसके अलावा आईआईटी से आपने जो है पीएचडी की। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में जिनमें आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम लखनऊ जैसे संस्थान भी शामिल हैं, सभी जगहों पर पिछले 12 वर्षों से विजिटिंग फैकल्टी हैं। बहुत विस्तृत परिचय है, बहुत व्यापक जीवन अनुभव है और मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शकों को कुला सैकिया जी से बातचीत के दौरान असम, भारतीय साहित्य, भारतीय भाषाओं की जो स्थिति है और हमारे समाज में किस तरह से कोई एक लड़का अपने जीवन में कला के, रंगमंच के, सृजन के जो विविध क्षेत्र हैं, वह प्रशासनिक सेवा के दौरान रहते हुए भी उसको हासिल कर सकता है। सर, ये तो मेरा परिचय था। अब हम प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। मैं चाहूँगा इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश होती है कि हमारे जो दर्शक हैं वह अपने रचनाकार को उसके शुरुआती जीवन के हिस्से से जानना शुरू कर सकें। तो ये जो कुलाधर सैकिया जी हुँ, हैं हुँ। कुला सैकिया, इनका जन्म कहाँ हुआ, प्राथमिक पढ़ाई-लिखाई कहाँ हुई और वह कौन से बुनियादी तत्व थे जिन्होंने साहित्य से आपको जोड़ा? देखिए ज़िंदगी का ये जो यात्रा है ना? ये जर्नी जो है, वो इतना बस ख़ास आम आदमी की तरफ ही है मेरा भी। स्कूल तो पहला जो हाई स्कूल थे वो रंगिया हाई स्कूल बोलते हैं, रंगिया गुवाहाटी से करीब 1 घंटे का रास्ता है। तो हमने वहीं पे मेरा जन्म हुआ था और उस वहाँ पे ही मेरा हाई स्कूल तक हुआ था और मेरे अपना पिताजी भी वहीं पे शिक्षक ही थे। तो उसके बाद मैंने कॉटन कॉलेज जो है गुवाहाटी में वहाँ पे साइंस में प्री यूनिवर्सिटी मतलब 11-12 किए थे। उसके बाद दिल्ली आए हुए थे 1976 को। 76 टू 79 आई वाज़ इन रामजस कॉलेज में थे हम लोग। रामजस का। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में इकोनॉमिक्स का ऑनर्स थे और मैथमेटिक्स थे वैसे। तो इसी हिसाब से उसके बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हमने एमए इकोनॉमिक्स किया। उसके बाद पास करने के तुरंत बाद ही हमने हिंदू कॉलेज में टीचर की तरफ तो वहीं पे इकोनॉमिक्स का लेक्चरर बने थे तो 1 साल की करीब और उसके उसी टाइम एमफिल भी कर रहा था लेकिन एमफिल ख़त्म होने से पहले ही मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस मिल गया था उसी टाइम ही तो उसमें इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में ज्वाइन कर दिया था। तो उसके बाद करीब 1.5 साल में इकोनॉमिक सर्विस में था। प्लानिंग कमीशन में पोस्टिंग हुआ था। तो उसके बाद सिविल सर्विस दिए थे। पहले अटेम्प्ट में मेरे को अच्छा ही रैंक मिला था लेकिन मैं सिर्फ रेलवेज़ बोल के लिख दिया था आईएएस और रेलवेज़ लेकिन मेरा आईपीएस के हिसाब से वो तभी आ जाता था। लेकिन मैंने जॉइन नहीं किया उसके बाद। उसके बाद जब 1985 में आईपीएस में जॉइन कर दिया था जब मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो उसमें आईपीएस जॉइन कर दिया। उसके बाद ट्रेनिंग वार्निंग बन के और असम का दर मिला, असम में जॉइन कर दिया आईपीएस पुलिस का अधिकारी। तो एसपी रहे उसी टाइम असम में तो काफ़ी प्रॉब्लम चल रहे थे और संतरासबाद एंड ऑल दोज। तो उसी टाइम काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में काम किए थे हम लोग। आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि आपने ये तो पता चल रहा है कि आप बहुत प्रतिभाशाली थे क्योंकि आपने दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉलेजों में अध्ययन किया, रामजस और फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये लिखने की जो प्रवृत्ति है, ये कैसे आगे बढ़ी? तो देखिए आप मेरा वो ऐसे में एक लाइन उसमें जोड़ना चाहता हूँ। जी। जैसे मेरा पढ़ाई उसी नौकरी ज्वाइन करने के बाद ख़त्म हो नहीं गया एक्चुअली। उसके बाद मैंने नौकरी के टाइम में भी एलएलबी कर दिया था। उसके बाद अभी रिटायरमेंट के करीब 6-7 साल पहले पीएचडी
आईआईटी में, गुवाहाटी आईआईटी में मैं इकोनॉमिक्स के ऊपर ही पीएचडी किया था। तो ऐसे ही चलता रहा। लेकिन जो आप लिखने पढ़ने की बात बोल रहे हैं कि हमने कब से लिखाई शुरू कर दिया। देखिए, हम स्कूल के टाइम में एक शायद मैं क्लास 6th में था, स्टैंडर्ड 6th में था, क्लास 6 में हाई स्कूल में। तो उसी टाइम में मेरे को ऑल असम पोएट्री कॉम्पिटिशन में अवार्ड मिला था, फर्स्ट अवार्ड। तो उसी हिसाब से तब से शुरू ही हो गया। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में भी पोएट्री आने लगा, तो शॉर्ट स्टोरी आने लगा, वगैरह वगैरह ये चलता रहा। तो मैं तो स्टूडेंट्स के दिन से ही लिख रहा हूँ अभी तक। सर, ये जो कवि का रूप है आपका, ये तो मेरे लिए भी नई जानकारी है, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हिंदी में आपकी वो 24 घंटे उसे सिर्फ बच निकलने का रास्ता पता था। ये उपन्यास हिंदी में प्रकाशित हुआ है, ये इकलौता आपका उपन्यास है। लेकिन कुला सर की कहानियाँ जो है वह हिंदी और अंग्रेजी में लगातार अनुदित होकर प्रकाशित होती रही हैं। पत्र-पत्रिकाओं में भी, सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में लगभग। और हिंदी जगत इनको बतौर कथाकार जानता है। ये कवि के रूप में आपने शुरुआत की, कोई कविता याद है क्या? और अगर याद हो तो उसे सुना सकते हैं क्या? और सुनाने के साथ-साथ उसका हिंदी कुछ बता सकते हैं क्या असमिया के साथ? अगर याद है तो। बताएंगे बताएंगे थोड़ी देर में। जी। लेकिन कविता तो मेरा अभी भी मतलब फर्स्ट लव ही है। मेरे को अच्छा ही लगता है, कविता सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जो जो मैगज़ीन हो या प्रकाशक हो, उन लोग चाहते हैं कि मतलब फ़िक्शन लिखो। फ़िक्शन ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं उन लोग। तो इसलिए ज़्यादा सा ये फ़िक्शन में आता है। आजकल थोड़ा कविता कम ही हो गया। एंड इसके लिए मैं बाद में बताऊँगा कौन-सा कविता आपको सुनाएँगे। लेकिन फ़िक्शन में भी मैं ज़्यादातर शॉर्ट फ़िक्शन जो है, शॉर्ट छोटी कहानियाँ जो है ना, छोटा कहानियाँ, उसमें ही मैं ज़्यादा लिखता हूँ। लेकिन ये उपन्यास वगैरह एक ही है, मतलब मेरा इतना धीरज भी नहीं है कि एक उपन्यास लिखूँ इतना लंबा। और एक बात है उपन्यास में, जैसे आपको इतना उसका पूरा लैंडस्केप ही बदल जाता है, पूरा होल लैंडस्केप इतना बड़ा हो जाता है। तो मेरा फ़ोकस मैं फ़ोकस करना चाहता हूँ एक एक चरित्र के ऊपर, और वो चरित्र को डेवलप करने के लिए क्या-क्या मतलब सिचुएशन चाहिए वो क्रिएट करने के लिए। तो इसलिए मैं ज़्यादा एन्जॉय करता हूँ शॉर्ट स्टोरीज़ में। आपकी कहानियों की विषय वस्तु कहाँ से मिलती है? आपका जो अपना जीवन अनुभव है पुलिस का, हुँ, हुँ। क्योंकि कुछ कहानियाँ मैंने ऐसी पढ़ी हैं जिनमें आपकी पुलिसिया जीवन के जो अनुभव हैं और उस दौरान जो लोग आपके आस-पास आते हैं, आपने उनके बारे में लिखा है। नहीं, देखिए आप जयशंकर जी, जयप्रकाश सर मेरा नाम। जयप्रकाश, हुँ, पुलिस का ज़िंदगी के ऊपर थोड़ा कुछ कम ही लिखा हूँ मैं। हुँ। 36 इयर्स पुलिस में रहा हूँ, है ना? लेकिन कम लिखा हूँ। 2-3 है शॉर्ट स्टोरी ऐसे पुलिस के ऊपर, लेकिन बाकी ऐसे अनुभव, जैसे लोग मेरा स्टोरी को पढ़ के बोलता है कि ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस बोलता है, जैसे मन में क्या सोच आ रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा मैं ध्यान देता हूँ। जैसे कोई यहाँ पे आपके सामने कुछ एक्सीडेंट हो गया एक, है ना? तो अगर आपका ऊपर 2 चीज़ें हैं उसमें, आप एक्सीडेंट के ऊपर पूरा विस्तृत जानकारी दे सकते हैं कि इसको ऐसा हुआ, ऐसे आ रहा था, ऐसे। और शायद हम स्टोरी राइटर के हिसाब से हम सोचेंगे कि वो जो घटना देख रहे हैं, व्यूअर्स के ऊपर कैसा लग रहा है। एक व्यूअर अगर उसका भी अपना कोई मैटर था, वो उसी हिसाब से मैं स्टोरी काफ़ी लिखा हूँ अपने दूसरे भावना, धारणा एंड ऑल दोस। तो इसके बारे में मैं एक चीज़ बताऊँ आपको। जैसे एक नदी के ऊपर मेरा मेरा बड़ा वीकनेस है, क्योंकि हमारा टाउन जो है ना, रंगिया वाला, रंगिया टाउन में अच्छा रिवर था जो हम लोग देखते थे, जाते थे रोज़। तो रिवर के ऊपर, और ब्रह्मपुत्र है असम में। तो मैं एक स्टोरी में लिखा था कि हीरो जो है वो बड़ा उसका दिल में बहुत हताशा आया है, नर्वस हो गया, नौकरी नहीं मिल रहा है वगैरह वगैरह।
तो वो जाके एक नदी के पास जाके बात करते हैं। तो वो अपने गर्लफ्रेंड को बोलते हैं कि तुम अगर ज़िंदगी में कुछ ज़िंदगी की बात अगर किसको बोलना है, तो सागर को मत बोलो। सागर को बोलोगे सो सागर को तुम दुःख दे नहीं पाओगे, क्योंकि सागर ले जाएगा फिर से वो टाइड के रूप से वो फिर से दे देगा आपको। लेकिन रिवर ऐसा एक मेटाफोर है, रिवर के सामने अगर आप बात करोगे तो रिवर उसको पूरा ले जाएगा और अब कभी आपका दुःख आपको वापस नहीं देगा। बहती नदी ले जाएगा। तो इस ढंग के थोड़ा-सा जो एक स्टोरी था जो कथा अवार्ड मिला था। कथा अवार्ड जानते हैं आप, है जी। ना? कथा अवार्ड मिला था ऑल इंडिया लेवल का, जो उसमें था एक आदमी कोई दशकों के बाद, कोई सालों के बाद अपना घर वापस आया है, विदेश हो कहीं भी हो। आके अपना घर पहुँचने जब जाते हैं, वो सभी फर्नीचर्स जहाँ-जहाँ वो छोटे दिन में थे, जहाँ अपना रेडियो छोड़ के गया था, वैसा लगता है कि रेडियो बज रहा है अभी। रेडियो खराब है बहुत सालों से, और जो फर्नीचर्स वगैरह थे, उसको ऐसा लगता है कि फर्नीचर्स उनसे बात करना चाहते हैं, तो बात दोनों का बात ही होता है। और फाइनली वो एक बिज़नेसमैन आता है कि हम ये सम आपका घर और पुराना संपत्ति जितना है, वो खरीद लेंगे। तो लेकिन वो आदमी पूछता है जी, ठीक है, तुम तो ये सभी का पैसा दे दोगे जो मार्केट प्राइस है, लेकिन जो हमारी स्मृति है, जो यादें हैं इस घर के, उसका प्राइस कितना होगा ये हमको दे दो पहले। समझ गए ना आप? जी। तो आपका जो याद रहते हैं, आपका जो मेमोरीज़ होता है, वो इतना वैल्यूएबल है कि वो आपको पैसा का हिसाब से नोबडी कैन कंपेयर इट, है ना? तो ये इसी स्टोरी में आया था। तो ये डिफरेंट। आप छठी कक्षा से लिखना आपने शुरू किया, हुँ। कविताएँ लिखना शुरू किया। विषय आपने साइंस लिया ग्रेजुएशन में, इंटर में उसके बाद आप जो है इकोनॉमिक्स की तरफ चले गए, फिर प्रबंधन की तरफ चले गए। नौकरी आपने पुलिस में की। ये जो संवेदनाओं का जो बिंदु है, जो जिसको आप अपनी कहानियों में बता रहे हैं, हुँ। और मैंने जो कहा था कि अपराध चूँकि ये वो 24 घंटे हैं बच निकलने के लिए, ये अपराध अपराध पर है। जो कहानी मैंने अनुवाद शायद पढ़ी थी, वो समकालीन भारतीय साहित्य या हाँ। में पढ़ा था, तो उसमें कुछ इस तरह का आपके किसी अभियान से जुड़ा हुई कोई कहानी थी। मेरा ये कहना है कि ये जो संवेदना का तंतु है, हुँ। ये आपके अंदर कैसे प्रस्फुटित हुआ और आपने साहित्य को पढ़ाई के दौरान अपना विषय क्यों नहीं चुना? ये क्या बना रहा था जो कुला सैकिया बचपन में कहानियाँ मतलब कविताएँ लिख रहे थे, साहित्य की तरफ उन्मुख थे, उनको जीवन ने इस तरह के भौतिक संसार की तरफ भेजा, जिनका अपना अंतर्मन जो है वह कहानियों में या साहित्य में रम रहा था, और बाहरी जगत में वो पुलिस अधिकारी के रूप में निर्मित हो रहे थे, प्राध्यापक के रूप में निर्मित हो रहे थे, या ऐसे विषयों को पढ़ रहे थे जो बहुत शुष्क हैं। अर्थशास्त्र और साहित्य में मुझे लगता है कि दोनों 2 कोने हैं। नहीं, आप देखिए साहित्य है क्या? साहित्य जो है, वो तो आपका ज़िंदगी का जितना एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर ही तो आप लिखेंगे, है ना? तो आप उसमें कौन-सा सब्जेक्ट किए थे, कौन-सा विषय पढ़ते थे, मैथमेटिक्स पढ़े या फिज़िक्स पढ़े, है ना? उसमें कोई ताल्लुक नहीं है। एक ही रिलेशन है उसमें कि आपको जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ने से आपको थोड़ा-सा डीप अंदर जाने का मन होता है, कोई सब्जेक्ट आप जनरल लैंडस्केप में लेना चाहते हैं, तो इतना फ़र्क है। लेकिन साहित्य जो है, जैसे एक वर्ड को हम कैसे देखते हैं, शब्द को। शब्द को हम शब्द के रूप से ही तो नहीं देखते ना, भाषा जो है, शब्द जो है, वो एक ब्रह्मांड जैसा है ना। अब देखिए एक शब्द का इतना पावरफुल है शब्द। अब ये आप जिस ढंग से आपका इमोशन वगैरह, आपका लव, आपका शैडो ने सॉरोनेस वगैरह-वगैरह आप जब एक्सप्रेस करेंगे, एक वर्ड, एक शब्द ने उसको प्रकाश भी करना पड़ेगा ना। जैसे आप जिस ढंग से करेंगे, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको। आप बर्फ़ को 1-2 शब्द से आप बर्फ़ को मीनिंग करते हैं, हमारी अपनी लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में। लेकिन आइसलैंड अगर जाओगे आप,
वहाँ पे बर्फ के नाम के आपको मल्टीपल वर्ड्स मिलेंगे, बहुत शब्द मिलेंगे जो उन लोग ही समझ जाएगा कि ये बर्फ इतना ये चीज़ है ना? दूसरा-दूसरा। जैसे असमिया में सुबह को इतना शब्द से हम जानते हैं, पूरा मूवमेंट को दूसरा-दूसरा शब्द से बंद रखा गया है। तो शब्द का ये जो पावर है, ये पावर अगर आप समझ जाएँगे, साहित्यकार तो वही बन सकता है ना। तो उसमें आपका क्या सब्जेक्ट था, क्या पढ़ते थे आप एबीसीडी में, वो इतना ज़रूरी नहीं है। इसका जीवन का उपलब्धियाँ, आपका महसूस कैसे करते हैं लोगों की, अपने धारणा क्या है, ये वगैरह से डिपेंड करता है मेरे हिसाब से। चूँकि शब्दों की बात आई और भाषा की बात आई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो असमिया भाषा है उसको अभी शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। आपकी एक उस बड़ी भूमिका थी, उसको शास्त्रीय दर्जा मिले, इस बात का आपने प्रयास किया। हम देखते हैं कि जो भारतीय भाषाएँ हैं, अन्य भारतीय भाषाएँ, असमिया भी, असम में भी ऐसी खबरें कभी-कभार आ जाती हैं कि वहाँ हिंदी का विरोध होता है। दक्षिण भारत में भी हिंदी का विरोध होता है। लेकिन अंग्रेजी के साथ यह स्थिति नहीं है। भारतीय भाषाएं अंग्रेजी को अपना प्रतिस्पर्धी नहीं मानती हैं, लेकिन हिंदी को अपने प्रतिस्पर्धी के रूप में देखती हैं बहुत सारे राज्यों में। आप बतौर साहित्यकार, आप असम साहित्य सभा के भी अध्यक्ष रहे। वह कौन-सा प्रयास था? एक तो ये कि भारतीय भाषाओं को संरक्षित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, एक। और दूसरा, ये जो प्रतिस्पर्धा का भाव है, अपनी ही भाषाओं के बीच, जो भारतीय भाषाएँ हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। अंग्रेजी की तुलना में वो आपस में क्यों प्रतिद्वंदिता कर रही हैं या प्रतिस्पर्धी भाव है? असम वर्तमान में इसको किस रूप में देखता है? देखिए, अब मैं जब असम साहित्य सभा का प्रेसिडेंट बना, वो तो 105 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ओल्डेस्ट इन द कंट्री। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में असम के काफ़ी लुमिनरीज थे। भूपेन हजारिका हुआ जो वंस प्रेसिडेंट, जिस कुर्सी पे हम बैठे थे बाद में। तो असम साहित्य सभा में आने के बाद हमने कोशिश किया कि दूसरों भाषा की किताब हमारे असमिया में आना चाहिए, है ना? और असमिया का किताब भी दूसरों भाषा के, जैसे हम उड़िया जो ज्ञानपीठ अवार्डी है ना, उनका भी किताब हमने असमिया में लाया। देन भूपेन हजारिका का करीब 90 सॉन्ग्स, 90 गाना हमने मणिपुरी भाषा में ट्रांसलेट किया। तो ये जो विभिन्न भाषा है इंडिया, भारत में जितना भारतीय लैंग्वेजेस हैं, सब में मेरे ख्याल से एक्चुअली अनुवाद के हिसाब से, है ना, एक भाषा से वो दूसरा भाषा जाने से एक ब्रिज जैसा बन जाएगा, तभी तो एक्सचेंज होगा, कल्चरल एक्सचेंज। एक तो बात ये है। दूसरी बात, जो आप अंग्रेजी या हिंदी या किसी कैसे ये जो बात पूछ रहे हैं आप, एक तो ऐसा है कि भाषा के ऊपर एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, भाषा इज ओनली कम्युनिकेशन का टूल या व्हीकल नहीं है। भाषा के अंदर है एक कम्युनिटी का पूरा आइडेंटिटी है ना? भाषा के ऊपर है एक वो कम्युनिटी का पूरा ट्रेडिशन, देन उनका जो कल्चर है, संस्कृति है, सब कुछ है। तो इसलिए कोई भाषा इस दुनिया से ख़त्म ना हो, ये हम सबको देखना पड़ता है ना? तो इसलिए जैसे नॉर्थ ईस्ट में अभी कोई भाषा है, इतने कम आदमी बोलने लगा है, तो वो भाषा भी ख़त्म होने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से एक ऐसा होना चाहिए, जैसे सभी पूरा विश्व में अभी एक वर्ल्ड में भी एक प्रॉब्लम आया हुआ है। जैसे इंटरनेट आने के बाद लोग सोचते थे कि ये काफ़ी डेमोक्रेटिक होंगे, सभी भाषाओं के लिए ये बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, सभी ने अपने-अपने भाषा में लिखेंगे, एक यूनिफिकेशन होगा सबके बीच, है ना? लेकिन देखा गया है कि अभी इंटरनेट स्पेस, उसके ऊपर सिर्फ 4-5 वर्ल्ड के बहुत बड़े भाषा ही कैप्चर कर लिया, जैसे अंग्रेजी हो, मैंडारिन हो, या है ना, ये भाषा 3-4 ही है। तो इसके कारण अभी
इवन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का जितना जितना भाषा है ना, लाटविया हो, एस्टोनिया हो, उन लोग को भी डर लगा है कि हमारा भाषा इंटरनेट से अभी बिल्कुल स्लोली ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लोग अंग्रेज़ी देखने लग गया है ना? तो इन लोग वो देश वगैरह अपना-अपना सर्च इंजन खोलने जा रहे हैं, अपना ऐप्स से वो भाषा से हटाने जा रहा है। मेरे ख़्याल से भारत में भी हमारा जितना भाषाएँ हैं, वो लैंग्वेज सब डेवलप करके वो हमारा देश को महान बना सकते हैं और बड़ा कल्चरली और फेमस बना सकते हैं। उसका ये नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं कॉम्पिटिशन, इट शुड बी कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन करके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये पूरा मैं कल मेरा एक टॉक भी है, वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में। ये भाषा के ऊपर क्या-क्या चैलेंज आया हुआ है, इसमें भी मैं ये इस ढंग की बात करूँगा। तो मेरे ख़्याल से अभी जो हमारे सामने जो आया हुआ है, एक है इकोनॉमिक्स ऑफ लैंग्वेज, वो हम लोग ध्यान से देखना चाहिए। इकोनॉमिक्स ऑफ लैंग्वेज का मतलब है कि भाषा के साथ अर्थनीति को हम कैसे जोड़ देंगे, है ना? अगर हम अपना संतान को अगर हम नहीं सिखाएँगे वो भाषा जो जिस भाषा से वो इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटी मिल सकता है उनको, तब इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो एक भाषा में पढ़ के, जैसे कोई इंडियन भाषा में पढ़ के आया लेकिन अंग्रेज़ी नहीं ज़्यादा अच्छा नहीं जानने के कारण उनको नौकरी नहीं मिलेगा। इससे वो बाकी इंडियन लैंग्वेज में असर पड़ेगा, है ना? तो मेरे ख़्याल से इकोनॉमिक्स को लैंग्वेज के साथ जोड़ना चाहिए, इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ के साथ। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि अनुवाद जो है ना, ट्रांसलेशन विल बी द पूरा ब्रिज जैसा होगा भारतीय भाषाओं के ऊपर एक साथ। अभी एक बड़ी समस्या जैसे मुझे लगता है असम भी जूझ रहा था। हुँ, असम में एक एनआरसी और सीएए हुँ, हुँ, की का जब कानून आया तो हुँ, एक विवाद हुआ। असम उससे पहले भी आई एजुकेशन और था। वहाँ एजिटेशन लगातार हुँ, होता रहा है। घुसपैठियों की एक बड़ी समस्या है हुँ, जिससे लगातार पूरी दुनिया, मैं केवल असम की बात नहीं करूँगा, दुनिया के तमाम देशों के लिए ये एक बड़ा विषय है। आप बतौर साहित्यकार क्या महसूस करते हैं कि दुनिया की जो व्यवस्था है या ये जो सीमाएँ हैं, ये मनुष्य को बाँट रही हैं या इनको विभाजित होना चाहिए, सीमाएँ खुली होनी चाहिए? क्या आप बतौर पुलिस अफ़सर क्या सोचते हैं ये नहीं, बतौर साहित्यकार आपको क्या लगता है? देखिए आप जब 90s में जब ग्लोबलाइज़ेशन की हवा आई, लोगों को ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया ही एक गाँव बन जाएँगे। कोई ज्योग्राफिकल सीमा वगैरह नहीं होंगे, कोई मैप वगैरह नहीं होंगे। लेकिन स्लोली आप देख सकते हैं, हमने एक इकोनॉमिक टाइम्स में भी आर्टिकल भी लिखा था कि ये जो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो थोड़ा-सा लोकलाइज़्ड के हिसाब से आ गया अभी। जैसे जब दुनिया के विभिन्न देशों में पता चला कि उनका जितना अपॉर्च्युनिटीज़ थे, वो ग्लोबलाइज़ेशन के कारण अपना अपॉर्च्युनिटीज़ हो या कल्चर हो या भाषा हो, सबके ऊपर असर पड़ गया दूसरों दूसरों का। तो कोई दुनिया में ऐसा कम्युनिटी कम होगा जो अपना भाषा खो देना चाहते हैं, जो अपना कल्चर खो देना चाहते हैं, जो अपना इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ खो देना चाहते हैं। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि अगर हम बाउंड्री हटा देंगे, तो इसमें वो डर लगता है लोगों को कि मैं अपना 1000 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन, अपना बिलीफ, अपना कस्टम्स, अपना कल्चर क्यों खो दूँ? है ना? इसलिए अभी जो आया हुआ है समस्या है कि वो कैसे जैसे प्रोटेक्टेड ट्रेड आ गया, प्रोटेक्शन आ गया चारों ओर वगैरह-वगैरह, वो मतलब वो आने का ही था। वो एक नंबर बात। 2 नंबर बात है जो आप बोल रहे हो, अरे सीमा रहते हुए भी, ज्योग्राफिकल बाउंड्री रहते हुए भी, हम लोग तो बाउंड्री लेस साहित्य तो सृष्टि कर सकते हैं। आप देखिए अभी जितने बड़े-बड़े साहित्यकार हैं दुनिया में, जैसे नोबेल प्राइज़ अवार्डी जितना है साहित्य, टोनी मॉरिसन हो, है ना? ठगियो हो, अभी केनिया के जो देहांत हुए इनका। तो
उन लोगों ने जो साहित्य सृष्टि किया है ना? वो साहित्य उनका अपना कंट्री का बाउंड्री के अंदर नहीं है। वो जो वैल्यू लिखा है उसमें, जितना प्रमूल्य बोध उसमें है, वो वगैरह तो सारी दुनिया का सभी लोगों के लिए है। तो मेरे ख्याल से कोई बाउंड्री किसी क्रिएटिव आइडियाज़ को रोक नहीं पाएगा। जैसे वो आपको मैं समझ गए ना आप? जी, मैं मैं वही समझ गया। सोचता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कुला सैकिया पुलिस अफ़सर थे, पुलिस महानिदेशक असम के, और कुला सैकिया जो साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखक थे, कभी इनके बीच आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ? आपके अंतर्मन में कभी ऐसी स्थिति आई हो सामने कि मैं पुलिस अफ़सर हूँ, आपका अधिकारी और कर्तव्य बोध कुछ और कह रहा हो, आपके अंदर का साहित्यकार कुछ और कह रहा हो? जीवन में ऐसी कॉन्फ्लिक्ट, ऐसी कई कोई सिचुएशन? नहीं, ऐसा होता है देखिए आप, ये सब सिचुएशन को आप ऐसे समझ लीजिए जैसा हमारा जैसा जर्नी था, वो वेस्टिबुल ट्रेन आप देखे हुए हैं ना? जो ट्रेन्स लंबे ट्रेन है, लेकिन वो दूसरा-दूसरा कंपार्टमेंट होता है, दूसरा कोच होता है, लेकिन आप एक कोच से दूसरा कोच जा सकते हैं अंदर-अंदर, है ना? तो समझ लीजिए मेरा जो लिखने का जो कोच है, वो भी कनेक्टेड विथ माय प्रोफेशनल कोच। और बीच में लेकिन रास्ता है जिससे हम इसी कोच से उस कोच तक जा सकता हूँ, है ना? तो मेरे ज़िंदगी में ऐसा काफ़ी मौका आया हुआ है लेकिन एक चीज़ मेरे को अच्छा लगा, ये जो अनुभव है लिखने का, है ना? जो सोच है ज़िंदगी को दूसरी ढंग से देखना, मानवीय दिश में देखना, वो थोड़ा-सा सर्विस में वो उसने ये हमको मतलब अच्छा ही किया है। जैसे एक मैं कोई सिचुएशन में डिसाइड करने से ऐसा लगता था कि अगर मैं उसी जगह पे मैं रहता, तो मैं क्या कर चाहता था वो दूसरा ऑफ़िसर से, है ना? तो ये एम्पैथी वगैरह जो कुछ है, कंपैशन जितना है, ये वगैरह लिखने का, पढ़ने का, ये दुनिया ने कुछ अच्छा मेरे को कंट्रीब्यूशन दिया है, मेरे ख़्याल से। जैसे एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, एक घटना, छोटी-सी घटना। एक दिन मैं निजी कमरे में मेरे एक पॉलिसी था कि मेरे ऑफ़िस में जो आएगा मेरे को मिल सकता है ना? और जितने दूर से आएँगे वो पहले मिलेगा हमको। जैसे हमारा गुवाहाटी सिटी का चीफ भी था, गुवाहाटी सिटी पुलिस का भी डीजीपी भी था, तो गुवाहाटी का आदमी आने से उनको हम पहले विज़िट नहीं करने देंगे ताकि दूर के गाँव का आदमी अगर कोई आएगा उनको पहले देंगे, ठीक है? इसलिए उसके पीछे एक था कि वो जो दूर से आदमी आया हो ना गाँव से, वो बहुत पूछताछ करके आएँगे कि वो हमारा डीजीपी हमारी बात सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, है ना? तो जो आके अगर वो हमको ना मिल पाए और वापस गया, वो ज़िंदगी में और वापस हमारे पास नहीं आएँगे, है ना? एक नंबर। दूसरी बात है वो 1 दिन का उसने तनख़्वाह खो दिया ना, इतने दूर है हमको मिलने के लिए, बस की पैसा है उनको आने-जाने का, है ना? ये सब सोच-साच के हम सोचता था कि उनको पहले आना चाहिए। तो एक बार एक हुआ, एक मैं निकल रहा था ऑफ़िस से शाम को, तो orderly को बोला था कि और पूछा था और कोई विज़िटर है? बोला नहीं सर। एक लड़की आई थी, औरत आई थी, तो चला गया अभी। बोले क्यों जाने दिया? तुम जाके उनको बुला के ले आओ, कहाँ है? तो बोला नहीं सर, निकल गया ऑफ़िस की बाउंड्री से। बोला नहीं, बुला के ले आओ तो कहाँ से? वो जाके कहीं से रास्ते से बुला के ले आया। तो मैं औरत को पूछा क्या मुश्किल था तुमको? मतलब तुम इतने दूर से डिब्रूगढ़ जानते हैं ना? जी, जी। एकदम ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। पता है सर। हाँ, तो डिब्रूगढ़ से आए थे। तो वो बोला सर उनका कोई शादी किया था एक कांस्टेबल ने, और उनका वो कांस्टेबल ने दूसरा लेडी को भी शादी किया, तो उनको पैसा नहीं दिया, तो उनका चाइल्ड जो था, बच्चा था, वो क्लास 6 में था, वो पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। तो इसी बात में तब लोकल एसपी को बात किया कि थोड़ा-सा इसको देखो एंड तो ऐसे बोल के वो चले गया। तो मैंने अपना पकड़ से भी, अपना हिसाब से भी उनको थोड़ा-सा पैसा दिया कि लड़का का एडमिशन कराओ तुम। हुँ? वो बोला था और 2 दिन के बाद एडमिशन खत्म हो जाएगा। मैंने नहीं, पहला तो काम है लड़का का। जाने दिया, तो मैं ऑफ़िस से निकल रहा था और लड़की वो औरत भी चली गई। तो सडनली मेरे को ऐसा लगा कि ये औरत मेरा ऑफ़िस से 3 किलोमीटर दूर नाइट सर्विस वाला बस में अभी जाएँगे, वो पहली बार गुवाहाटी आया है।
तो अगर वो शी डज़ वो जानता ही नहीं ना जगह हुँ, वगैरह, है ना? कौन क्या है आदमी है, तो कोई बदमाश लोग उसको दिखाने की चाल में हो, बदमाशी कर सकते हैं। तो मैं फिर से अपना गेट से वापस आ गया मेरा ऑफ़िस रूम, आके ऑफ़िस में बैठ गया। मैं अपना orderly को बोला, जाओ वो लड़की को फिर से बुला के ले आओ। तो वो रिक्शे में जा रही थी, तो रिक्शा से उतर के उसको बुला के ले आया। तो मैं बोला, एक लेडी कांस्टेबल, वुमेन कांस्टेबल को मैं बुलाया, बोला कि ये औरत को तुम जाके नाइट बस में बिठा के और पास में कौन बैठता है वो भी नज़र करके, जब तक बस नहीं चलेंगे तुम नहीं आओगे वापस, और बस चलने के बाद तुम हमको फ़ोन करना कि ये लेडी गए हैं बस में अच्छी तरह। तो इतने करने के लिए इतना ज़रूरत नहीं थी। तो उसके बाद मैं जब डिब्रूगढ़ गया, वो लड़की मेरे को फ़ोन किया, बोले सर आप आए हुए चुनाव में? बोले ठीक है, तुम्हारा लड़का का क्या है? बोला नहीं, वो क्लास 9 पहुँच गया, अच्छा है पढ़ने में। इतना अच्छा लगता है ना? यही सुख है ना, मैं वही बोल रहा हूँ। सर आपके लेखन पर किन लोगों का प्रभाव पड़ा? सभी लोगों का, जो देखते हैं हम लोग, है ना? नहीं, दिन जो ब दिन। आपने किन लोगों को पढ़ा? आप जब और मैं किसका पढ़ता हूँ? हुँ, देखिए आप प्रभाव हो कुछ भी हो, मतलब जो पढ़ते हैं ना, जिन लोगों को हम पढ़ते हैं, उन लोगों का किताब से आपका, आप जानने अजाने कुछ-कुछ आ ही जाता है मन में, है ना? वो जी, काफ़ी लोग होंगे उससे। एक तो सौरभ चौलिया थे, आसाम के बहुत फ़ेमस आदमी हैं, लिखने वाला, और ही वाज़ अ वेरी गुड ऑथर। उनके साथ काफ़ी दोस्ती थी मेरे। उनका राइटिंग बहुत अच्छे लगते थे हमको, है ना? इस ढंग की, जैसे आप और इवन अगर पुराने आदमी को आप देखेंगे, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, डॉयन ऑफ असम लिटरेचर उनका, और इंदिरा गोस्वामी आप जानते होंगे, जो ज्ञानपीठ, सभी है लोग ना? जानते हैं। देन और कवि एक काफ़ी है, जैसे हिरेन भट्टाचार्य वगैरह वगैरह, नीलमणि फुकन, इन लोगों का प्रभाव तो बहुत अच्छा है। मतलब हमारे पास आए थे, लेकिन हमारा उसमें ट्रांसफ़र हुआ नहीं हुआ दूसरी बात है लिखने में, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। आसाम के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो देवी कामाख्या, भूपेन हजारिका जी, ब्रह्मपुत्र, इंदिरा गोस्वामी जी तक लिस्ट जाके धीरे-धीरे खत्म खत्म। हो जाती है। असम अब जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई है, हुँ। इंटरनेट आ गया है, राजनीतिक रूप से तो असम बहुत चर्चित रहा हमेशा। साहित्य के क्षेत्र में ऐसा कब होगा कि हमारी सभी भारतीय भाषाओं में असम का साहित्य भी पहुँचे और असम भी भारत की दूसरी भाषाओं में व्याप्त साहित्य। आप जब हट चुके हैं असम साहित्य सभा से, वर्तमान में क्या स्थिति है साहित्य की? क्या नई पीढ़ी साहित्य और साहित्यकारों को उसी रूप में देख रही है, जिस रूप में पहले देखा जा रहा था? देखिए आप, मैं साहित्य सभा में जब था, असम साहित्य सभा में 2-3 चीज़ें मैंने शुरू किया था। एक तो ये जो नया लड़के हैं, है ना? न्यू राइटर्स, इन लोगों को थोड़ा-सा सामने लाया था। इन लोगों से काफ़ी सेशन किए थे। तो और प्राचीन जितना हमारा आर्टिस्टिक था कुछ, जैसे पपेट डांस वगैरह वगैरह, है ना? जिस ढंग से हम लोग बच्चों को, जैसे चिल्ड्रंस टेल, है ना? लड़कों को, बच्चे-वच्चे को साधु कथा बोलते हैं हम लोग, फ़ोक टेल्स वगैरह। वो बोलने का एक मतलब सेशन करते थे चारों ओर, मतलब असम में फैल गया था वो। तो उसमें एक चीज़ चाहते थे कि बच्चों को हमने वो एकदम कम उम्र से ही उनको ट्राइबल स्टोरीज़ हो, नॉन ट्राइबल स्टोरीज़ हो, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज का, ताकि एक वे बने। तो हमने इस ढंग के, जैसे कार्टून साहित्य के ऊपर हमने काफ़ी ये किया। देन भ्रमण साहित्य जानते होंगे आप, ये है ना? यात्रा वृतांत। हाँ, जी। तो ये भी करते थे, ताकि नए-नए किस्म का, नया-नया क्षेत्रों में हमारा साहित्य आगे बढ़े। और जब क्लासिकल लैंग्वेज हो या ना शास्त्रीय भाषा में असमीज़ को लाने के लिए
हमने दो 2 साल करीब एक साथ मिल के जो 394 पेज की डॉक्यूमेंट बनाए थे, उसको भेजे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उन लोगों ने साहित्य अकादमी भेजा। इसी ढंग से जो वो मिले थे हमको अवार्ड, है ना? क्लासिकल लैंग्वेज के हिसाब से असमिया को बाकी लैंग्वेज के साथ। तो ये करने का एक मेरा और इच्छा थे इसलिए कि इसके कारण बाहर के असम के बाहर के लोगों को थोड़ा-सा आकांक्षाएँ होंगे कि हम ये ऐसा एक क्लासिकल लैंग्वेज की किताब पढ़ें। तो अभी मैं चाहता हूँ कि नए लोग हमारे जितना है, इन लोग का ट्रांसलेशन में कुछ जोर दें, है ना? और बाहर का किताब पढ़ें। जैसे मतलब इंडियन लैंग्वेज का जैसे हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कोई दूसरों का साहित्य पढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात है कि ये साहित्य का जितना फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, जहाँ पे मतलब असमिया लड़कियाँ जा सकते हैं, वो जाके असम के बारे में उन लोगों को बोले कि इस ढंग की साहित्य हमारा चल रहा है, ताकि लोगों को ये हो, इंटरेस्ट हो। प्लस इंटरनेट स्पेस में हमने इम्पोर्टेंस दिया था कि इंटरनेट स्पेस में असमिया लैंग्वेज और लिटरेचर का, भाषा और साहित्य दोनों का एग्जिस्टेंस बढ़े, मतलब उनका स्पेस और बढ़ जाए, ताकि लोग वहाँ पे देख सकते हैं, है ना? तो इस ढंग की थोड़ा-सा कम करना पड़ेगा। इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? एक तो ये आज तक मैं आया हुआ, है ना? और मैं दूसरा इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ बहुत सालों से। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के साथ भी मैं कनेक्टेड हूँ, उसका एडजंक्ट टीचर्स हूँ, ऐसे काम करता हूँ। बाकी अभी हम लोग सोच रहे हैं कि ट्रांसलेशन का कुछ कर सकेंगे क्या, है ना? वो थोड़ा-सा उसी काम में लग रहा हूँ। और जितना न्यू एज बच्चे हैं, उन लोग का लिखने में, है ना, थोड़ा कुछ और आगे जाए और सोशल इश्यूज़ के ऊपर उन लोग लिखे, उसके ऊपर थोड़ा हम लोग सोच रहे हैं। सर, साहित्य की बात, समाज की बात हो रही है, तो चूंकि 3.5 दशक से अधिक समय तक आप पुलिस के अधिकारी रहे, असम के डीजी के रूप में भी आपका अनुभव होगा। एक सवाल मैंने पूछा था, या जानने की इच्छा है कि क्या पुलिस और सोसाइटी में, या पुलिस और लीडरशिप में कन्फ्लिक्ट बहुत होती है। जो यंग ऑफिसर हैं, उनके सामने ये चुनौतियां होती हैं कि वो किस तरह से पॉलिटिशियंस के दबाव से निकलें। एक तरफ रूल बुक कहती है और दूसरी तरफ पॉलिटिशियन अननेसेसरी दबाव डालते हैं। अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऐसी स्थिति में फंसे तो उसे क्या करना चाहिए, और आपके जीवन में ऐसा कोई अनुभव था क्या जब आपके ऊपर कोई दबाव पड़ रहा हो और आप रूल बुक से गए हो? देखिए मेरे ख्याल से मैं जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर ये पता चल जाए, पॉलिटिशियन हो कोई भी हो, कि आप एक ईमानदार आदमी हो, कि आप लॉ के अलावा और कुछ नहीं मानते हैं आप, है ना? तब कोई पॉलिटिशियन हो, कोई इन्फ्लुएंशियल ऑफिसर हो, कोई आपको मुसीबत में डालेगा ही नहीं। एकदम मैं देखा हूँ अपना पर्सनल लाइफ से भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब पता चलता है कि ये आदमी गलत ऑर्डर नहीं मानेगा, तो ये डे वन से मेरे ख्याल से दे देना चाहिए। जैसे मेरा पहला पोस्टिंग में मैं एक बार रेड करने गया था, वो चोरी सामान का रात को, तो सामान वहाँ मिला नहीं। तो नेक्स्ट डे मेरा ऑफिस आया एक आदमी, आके बोला कि सर आप हमारे उधर गए थे रात को, लेकिन आपको मिल नहीं पाया, मैं बाहर था, ये बोल के उसने एक इनवलप हमको दे दिया। मेरे को मालूम नहीं था क्या है इनवलप के अंदर। तो मैं इनवलप लिया था, लेके लगा कि उसके अंदर पैसा होगा जैसा लगता है मेरे को, है ना? तो मैं खोला ही नहीं उसको। मैं तो तुरंत ऑफिसर इंचार्ज को, स्टेशन हाउस ऑफिसर को बुलाया, बोला कि ये आदमी हमको शायद पैसा देना चाहते हैं, तुम उसको ले जाओ और समझाओ उसको, और क्या लीगली करना है करो।
तो आदमी को ले जाके वो थाना में उसको केस वेस जो कुछ करना था वो कर दिया। तो मैं उसके बाद ज़िंदगी में कोई ऐसा ऑफ़र आया ही नहीं हमारे पास। तो ये इतना अच्छी बात है कि ये मैसेज पूरा चले जाते हैं, एकदम पूरा होल सर्विस लाइफ तक आपको काम में आ गया। तो मेरे ख्याल से इस ढंग के अगर आप कर सकते हैं थोड़ा सा, देन इलीगल काम आते ही नहीं। देखिए, आप अगर आप प्रमोशन हो, आप पोस्टिंग हो, कोई पर्टिकुलर पोस्टिंग के लिए आपका इतना आकांक्षा ना हो, तो आपको कोई दबाव में ला नहीं पाएगा। क्यों? अच्छा, ये मैं जानना चाहूँगा सर कि इतने बड़े कार्यकाल में कुछ जीवन में ऐसा घटता है जो जीवन की असली कहानियाँ हैं, वो कहानियों से भी ज़्यादा रोचक होती हैं। ऐसी कोई घटना याद है अगर आप तो उसको साझा नहीं करें। नहीं, देखिए आप, मैं एक बार जिस जगह पे पोस्टिंग था, नया नया पोस्टिंग था, उसमें तो पता चला कि एक बहुत बड़ा ना डकैत है जिसको लोग रॉबिन हुड समझते थे, है ना। तो वो गरीब लोगों को पैसा वैसा देते थे, ऐसा ऐसा करते थे। लेकिन मैं उनका कुछ शेल्टर में जब रेड किया था, उसमें देखा हूँ कुछ कॉन्ट्राबैंड आइटम्स है, कोई यू नो स्टोलन आइटम्स वगैरह है, तो उसको मिल गया। तो मैं वो आदमी को रेड करना जा रहे थे कि उनको पकड़ लिया जाए। काफ़ी रेड के बाद भी उनको मिला नहीं, क्योंकि वो घूमता रहता। तो एक दिन मैं जा रहा था अपना टाउन से, खबर मिला था कि वो 1.5 घंटे की दूर में एक वो छुपा हुआ है। तो वो 10 बजे की करीब सुबह हमको खबर मिला था। तो तुरंत जीप लेके, उस टाइम जीप थे और विलेज जीप पुराना स्टाइल की, तो जा रहे थे। तो बहुत ज़बरदस्त बारिश आया, तो मैं और मेरा पर्सनल सिक्योरिटी और ड्राइवर, ये तीनों थे। तो जीप वो स्किड कर दिया, तो जाके स्किडिंग करके वो गिर गया। तो उसमें मेरा हेड में भी थोड़ा सा इंजरी हुआ, ब्लीडिंग हो रहा था थोड़ा थोड़ा। तो उसी टाइम कोई आदमी था ही नहीं। तो हमारा लक था कि एक आदमी हमको देख रहे थे, वो आ रहे थे हमारे पीछे पीछे, वो आके हमको लोगों को हॉस्पिटल ले गए। तो इतना अच्छा आदमी मिला था उनको। तो उनके बाद जब मेरा वो डॉक्टर वगैरह आया हॉस्पिटल में, स्टिचिंग वगैरह किया और उसके बाद चले गए, तो मैं अपना कांस्टेबल से पूछा कि वो जो जिस आदमी हमको यहाँ पे रख लिया था उनको बुलाओ। देन वो कांस्टेबल हमारे कान में बोला कि सर वो आदमी चला गया। मैं बोला क्यों? सर वही आदमी था जिसको आप रेड मारने जा रहे थे, वो जो डेकॉइट जिसका आपने सुन रहे थे रॉबिन हुड के हिसाब से, वही था। और वो बोल के गया हमको कि साहब को मत बोलना कि हमने ये किया। तो वो जो ये जो ह्यूमैनिटेरियन चीज़ें होते हैं लोगों के साथ, मैं वही बोल रहा था कि एक बार उसी एरिया में मैं रेड करने गया, तो एक औरत निकल आया रात को करीब 3 बजे। उसने बोला, हम लोग सबको गाली लगाया, बोला कि रोज़ आप लोग आते हैं डकैत को पकड़ने के लिए और आप लोग हमारा जीवन और ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। तो हमारा जो ऑफिसर था इंस्पेक्टर, तो वो जाके लड़के को पीटने जा रहा था। मैं बंद कर दिया, रुको उसको बोलने दो। देन वो मेरा ऑफिसर बोला, सर उसको बोलने से वो तो बहुत गाली वाले लगा। बोलो गाली लगाने दो ना, उसका जितना दिल में इतना गुस्सा आ रहा है कि रोज़ पुलिस आके उसको तंग कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि उनका ब्रदर इज़ नॉट ए डकॉयट, लेकिन पुलिस वाले उसको ढूंढ रहे हैं। ये सब कुछ ज़िंदगी में हम लोग सीख लिए थे कि ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होता है ना। तो और 3 नंबर बात में एक चीज़ बोल के ख़त्म करूँगा, वो है कि जब मैं कोकराझार में पोस्टिंग हुआ था डीआईजी बन के, जब मैं फुल ब्राइट स्कॉलर था मैं अमेरिका में 2000 में। उसके बाद आया, उसमें वर्ल्ड बैंक में भी काम किया था वाशिंगटन में। तो आने के बाद डीआईजी बनाया था हमको कोकराझार में। वहाँ पता चला कि ऐसा कुछ केस होता था उसी एरिया में कि डाइन बोल के लोगों को टॉर्चर किया या मार दिया जाता, जैसे इंडिया पे काफ़ी स्टेट में है, बाहर भी है। तो वो उसके खिलाफ हमने लड़ाई शुरू किया था। उसके खिलाफ हमने प्रोजेक्ट प्रहरी बोल के एक मिशन चालू किया था, प्रोजेक्ट प्रहरी। उसके अंदर लोगों करीब, मैं जब नौकरी छोड़ा तब 100 ट्राइबल विलेजेस, नॉन ट्राइबल विलेजेस उसमें ये जोड़ प्रहरी चुके का, थे। हाँ, जोड़ चुके। तो उसमें सस्टेनेंस ऑफ लाइवलीहुड, लोग अपने आप को, ये जो
लोग जो समझते थे कि ये आदमी या ये औरत दाइन है बोल के उसको मार दिया जाए, ये जो कम्युनिटी स्ट्रेंथ था उन लोगों के बीच इकट्ठा होकर हम ये क्राइम करेंगे, उसको मैंने पॉजिटिव दिशाएं में ले जाना था चाहता था कि उन लोग को ये कम्युनिटी स्ट्रेंथ को अच्छे काम में लगाओ। तो उसी हिसाब से कई बहुत अच्छा काम हुआ था उसमें। तो ये प्रोजेक्ट बाद में आप अगर पढ़ सकते हैं उसको, बीइंग ए चेंज एजेंट बोल के 3 पार्ट केस स्टडी है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू मैगजीन जो वर्ल्ड फेमस है उसमें ये इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। तो ये काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ये मॉडल सिखाया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में जो जनरल असेंबली का मीटिंग हुआ था यूएन का, उसमें वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में ये मॉडल के बारे में भी लिखा था कि ये बड़ा सक्सेसफुल मॉडल था बोल के। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये पुलिस वालों के सामने इतना सॉफ्ट पावर भी है, हार्ड पावर भी है। आप किस ढंग पे कौन सा परिस्थिति में कौन सा सिचुएशन में कौन सा काम में आएंगे, वो किस ढंग से आप उसको डिसाइड करके ले जाएंगे पुलिस फोर्स को, मेरे ख्याल से उसके ऊपर ही सक्सेस डिपेंड करता है। बहुत बहुत आभार आपको हमारे साथ इस संवाद के लिए। आपके जीवन के बहुविध क्षेत्रों को एक बातचीत में पूरा करना शायद असंभव सा है, क्योंकि बतौर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, बतौर प्रवक्ता आप जो विजिटिंग फैकल्टी के रूप में देश और दुनिया के अलग अलग विश्वविद्यालयों में जो व्याख्यान देते हैं, बतौर साहित्यकार जो आपके इतने विशद लेखन कर्म रहा है, जो बतौर पुलिस अधिकारी आपकी अपनी भूमिका रही है, और साहित्य संस्थान के मुखिया के रूप में जो आपका कार्य रहा है, मुझे लगता है कि वह एक संवाद में पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शक कुला सैकिया जी से जो हमारी बातचीत है उसके आधार पर असम के बारे में, असम के साहित्य के बारे में और आपके लेखन के बारे में जान सकें। भारतीय भाषाओं के बीच बहनापा बढ़े, सामंजस्य बढ़े, एक दूसरे की भाषाओं को हम समझ सकें, उनको गरिमा दे सकें, उनका सम्मान कर सकें और एक दूसरे के साहित्य का अनुवाद करके सभी भारतीय भाषाएं एक साथ आगे बढ़ें, यही हमारी कामना है। मैं अगले सप्ताह फिर किसी ऐसे ही अतिथि के साथ फिर मिलूँगा आपके साथ। साहित्य तक देखते रहें। यह कार्यक्रम कैसा लगा उसके बारे में हमें ज़रूर लिखें। कुला सर की पुस्तकें अगर अंग्रेजी में आपको मिलती हैं तो पढ़ें। असमिया अगर पढ़ सकते हैं, आपको हर भारतीय को कोई दूसरी अपनी सहोदर भाषा सीखनी चाहिए, तो अगर असमिया पढ़ सीख सकें तो पढ़ें, सीख के आपकी कृतियों को पढ़ें। बहुत बहुत आभार सर आपको समय देने के लिए।